Hello all, I am Dr. Siddharth Agarwal from Ealing Hospital, Sector 34. I am a specialist in arthroscopy and sports medicine. बेसिकली मैं ये कहूँ कि मैं यंग पेशेंट से, यंग लोगों से डील करता हूँ, एंथुजियास्टिक, स्पोर्ट्स, एक्टिव पीपल जो जिंदगी जीने में बिलीव करते हैं। और मेरा लाइफ का यही मोटो है कि अगर हम कंफर्टेबल हैं, हेल्दी हैं, तो जिंदगी मजे से जी सकते हैं। अगर हम इस टाइम यंगस्टर्स की बात करें, बहुत कॉमनली वी हैव समबडी हु इज हैविंग नी पेन, शोल्डर पेन, बैक पेन कि सर मैं सुबह उठता हूँ, मुझसे चला नहीं जाता, एक्सरसाइज नहीं होती, ऑफिस में मैं थक जाता हूँ। सो वी हैव लॉट ऑफ इश्यूज। सो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक यंगस्टर फुली एक्टिव वो अपनी जिंदगी जी सके, खेल सके, बच्चों के साथ एंजॉय कर सके और एक पेन फ्री लाइफ हो। सो इसी चीज को सोचते हुए आई थिंक नी पेन और एक शोल्डर पेन एक ऐसी चीज है जो कि बहुत डिसेबलिंग है हमारी रूटीन एक्टिविटीज में। और हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि क्या जैसे नी पेन के लिए लोग बहुत कॉमनली सोचते हैं कि ग्रीस कम हो गई है या गोडे खराब हो गए हैं। इस टाइप से काफी चीजें, एक मिथ्स कह सकते हैं आप, हैं लोगों के मन में। सो उन सबको क्लैरिफाई करना मुझे लगता है बहुत जरूरी है। मैं सिर्फ एक बात बताना चाहूंगा कि दो तरह की प्रॉब्लम्स हैं, एक जो इंजरी, चोट से रिलेटेड है, और दूसरी जो कि घिसने के कारण एज रिलेटेड चेंजेस है। अगर हम दोनों को सेपरेट आउट कर दे तो आप काफी कंफ्यूजन से दूर हो सकते हैं। तो हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। इन बिटवीन आप मेरे को कभी भी कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस या कोई भी क्वेरी लिख के भेज सकते हैं। वील कीप ऑन डिस्कसिंग एंड मैं आप लोगों से पोल भी लूंगा कि आप लोग क्या सोचते हैं, कुछ ओपिनियंस, क्योंकि मजा तभी आता है जब हम इंटरेक्ट करें। वन वे कम्युनिकेशन में कोई फायदा नहीं। तो हम नी पेन के बारे में डिस्कस करते हैं। मेरे हिसाब से हम 3 एज ग्रुप में पॉपुलेशन को डिवाइड कर सकते हैं। वेरी यंग, लेस देन 20 ईयर्स ओल्ड, मिडिल एज जैसे कि 20 से 45 साल, 25 साल भी कह सकते हैं मिडिल एज में, और मोर देन 45। वेरी यंग पेशेंट्स, द कॉजेज ऑफ पेन अगर हम लेके चले नी पेन, हम इस नी पे फोकस करते हैं, तो जनरली दे आर बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स, वेरी हाई एक्टिव इंजरीज। वो ये रीजन होते हैं जो कि यंगस्टर्स में सोचते हैं। अगर आप 20 साल के हैं और आपको कोई कहे कि आपके गोडे में ग्रीस कम हो गई है, वो लॉजिकल नहीं है। तो इट्स कंप्लीटली डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। 20 से 45 साल वो जनरली होता है जब हम अपनी कैपेसिटी से ज्यादा बढ़ के एक्टिविटी करते हैं या कोई इंजरी होती है, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो गए या स्टेयर से गिर गए घर में, या स्लिप हो गए बच्चे को साथ, वो कॉज होता है। या फिर आपने सडनली सोचा कि मुझे वेट लूज करना है एंड यू स्टार्ट ट्रेडमिल, 1 दिन 2 दिन और वेट करना है, 2 किलो कम करना है, 3 किलो, और हम अपनी कैपेसिटी से ज्यादा करते हैं। हमारी बॉडी 2 दिन 3 दिन 4 दिन होल्ड करती है, देन इट स्टार्ट्स ट्रबलिंग अस। ये 2 कैटेगरीज हैं। थर्ड इज द 45 ईयर्स एंड अबव। वो एक एज ग्रुप है जब एजिंग सेट इन होना शुरू करती है, जिसमें हम कहते हैं ग्रीस कम हो गई, गैप आ गया, गोडे घिस रहे हैं, टेढ़े हो रहे हैं, आर्थराइटिस डेवलप हो रहा है। ये वो कैटेगरी है। तो ये 3 चीजें हमें दिमाग में रखनी जरूरत है। अगर हम 30 साल के बंदे हुए कहें आपके गोडे खराब हो गए हैं, या फिर 70 साल के बंदे हुए कहें कि आपकी जी चोट लगने से लिगामेंट टूटा है, बात सेट नहीं होती। होता है बट बहुत कम। जिस तरह से आपकी पेन आती है, किस टाइम आती है, किस एक्टिविटी से बढ़ती है, किससे कम होती है, ये एक बहुत मेजर इंडिकेटर है कि क्या कॉज हो सकता है। हम इस चीज को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमारा सिस्टम क्या होता है, जी गोडे में दर्द हो रही है, थोड़ी सी काई कर लो, टकोर कर लो, केमिस्ट तो गोली लेके खा लो, ज्यादा दर्द है एक्सरे करा लो, जी एक्सरे ठीक है जी, एक्सरे से कुछ नहीं है, आप कंफर्टेबल है। नहीं, ये अप्रोच गलत है। बहुत ज्यादा दिक्कत है, हम एमआरआई कराने चले जाते हैं। हम अवॉइड करते हैं कि डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। एमआरआई कराना, एक्सरे कराना, डेफिनेटली दे आर इजी वे ऑप्शंस। बट क्या जिस बंदे के करा रहे हैं उसे पढ़ना आता है? नहीं। जब तक हमें चीज की यूटिलिटी नहीं हो रही, डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन इज नॉट द सॉल्यूशन। तो हिस्ट्री की पेन कैसे है, कब है, बैठने से है, खड़े होने से है, चलने फिरने से है, जब आप रेस्ट करते हैं उससे पेन बढ़ती है या उससे पेन कम होती है, ये सारी चीजें हमें बहुत ज्यादा इंडिकेशन देती है किस चीज की पेन हो सकती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने राजमा खाए थे, मुझे दर्द हो गई, ये बैगठिया है, वेयर एज मोस्ट कॉमनली यूरिक एसिड की पेन होती है। तो ये सारी चीजें ऐसी मिथ्स हैं जो हम बिना सोचे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसलिए एक ओपिनियन, प्रोफेशनल ओपिनियन का बहुत बड़ा रोल है। किस पोजीशन में पेन है, किस चीज से बढ़ती है, किससे कम होती है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
सेकेंडली अगर हम कॉमनली बात करें यंग पेशेंट्स की, क्योंकि मैं अपनी टॉक का दायरा ज्यादा मिडिल एज और यंग पे रखना चाहूंगा। ओल्ड एज में हमारी मोस्ट कॉमन कॉज जाती है नी आर्थराइटिस, गोडे घिस रहे हैं, और इनवेरिएबली द सॉल्यूशन दैट गोज इज कि गोडों में गैप आ गया और आप नी रिप्लेसमेंट की बात करो, तो वो टॉक एक नी रिप्लेसमेंट के अराउंड लिमिट होके उसके फायदे, उसके नुकसान, उसके रिस्क पे रह जाती है। तो उस चीज पे मैं डिस्कशन में ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा। मैं जानना चाहूंगा वो कॉजेज जो हम इग्नोर करते हैं। जैसे एक आप ऑफिस गो रहे हैं, आप 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे की कंप्यूटर जॉब है, ठीक है, जब आप घर आते हैं तो शाम को आपके घुटनों में एक डिस्कंफर्ट, एक एकिंग पेन है कंटिन्यूस। सोचते हैं क्यों हो सकता है? तो एक आपका पोस्चर, आप सारा दिन बैठे हुए हैं, कोई आपकी वॉक नहीं, कंटिन्यूसली वो नी पोजिशन में रह के इरिटेट होती है। नंबर 2, आपका सनलाइट एक्सपोजर नहीं है, विटामिन डी लेवल्स इससे बहुत फॉल करते हैं, वो एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज है नी पेन का इन ऑफिस गोअर्स। थर्डली, लैक ऑफ एक्सरसाइज। अल्टीमेटली हम घर जाते हैं, छुट्टी वाले दिन वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या कहीं घूमने फिरने जाते हैं, एक्टिविटी तो हो रही है, लोड तो आ रहा है नी पे, बट रूटीन एक्सरसाइज ना होने के कारण नी में स्ट्रेंथ नहीं है। सो व्हेन देयर इज अ इम्बैलेंस बिटवीन द लोड एंड द स्ट्रेंथ, व्हेन दिस फलक्रम, जब ये पलड़ा लोड का भारी हो जाता है और एक्सरसाइज है कम, तो वो ऑटोमेटिकली दर्द करना शुरू कर देता है। ये हो गए कॉमन नॉर्मल कॉजेज, जिसमें कोई अंदर घुटने की बीमारी नहीं है, बट हमारे लाइफस्टाइल, हमारी रूटीन डीलिंग विद नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज मैटर करती हैं। अगर हम एक्चुअल प्रॉब्लम वाली चीजों में बात करें, तो एक फीलिंग है कि चलते चलते घुटना अटक जाता है, कुछ फंसता है, कुछ फंस के निकल जाता है, इसे हम लॉकिंग या कैचिंग की सेंसेशन बोलते हैं। अगर हम इसको साइमुलेट करें, एक आपको एक उदाहरण दें, तो आप दरवाजा बंद हो रहा है, दरवाजे के अंदर उंगली आई या हाथ आया और फंस के निकल गया, एक ये फीलिंग है जिसे लॉकिंग या कैचिंग की सेंसेशन कहते हैं। ये टिपिकल फीलिंग है जो एक एबनॉर्मल फीलिंग मानी जाती है। अगर ये आपको है तो उसको इग्नोर करना एक अच्छी ऑप्शन नहीं है, बिकॉज ये कॉन्स्टेंटली डैमेज अंदर बढ़ा रही है। जनरली इसका कॉज होता है एक इंजरी, को ट्विस्ट हुआ नहीं है आपका, आप स्लिप हो गए, थोड़ी सी स्वेलिंग आई, फिर 2 दिन में ठीक हो गई, जनरली एक ऐसा प्रिसीडिंग कॉज मिलता है, बट अंदर टिश्यू टीयर हो जाता है, कहते हैं वॉशर फट गई है, वो फंस रही है बारी बारी, ये एक सेकेंड कॉमन कॉज है। तीसरा जो हमारे प्लेयर्स में बहुत कॉमन है, जितने एथलीट्स हैं, रनर्स हैं, फुटबॉल प्लेयर्स हैं, इवन रिक्रिएशनल या फिर जैसे बाइक एक्सीडेंट्स हैं, उसमें बहुत कॉमनली घुटने का लिगामेंट, तना, वो टूट जाता है। हमारा घुटना क्या है? सिर्फ 2 हड्डियों का एक बेसिक ढांचा है, एक ऊपर से थाई बोन आई, पट की हड्डी, और नीचे से टांग की हड्डी आमने सामने रखी है। जैसे कि ये 2 हड्डियां हैं, अगर हम देखें, वी हैव 2 बोन्स, इनको बेसिक आपस में जोड़ने के लिए 4 भगवान ने रस्सियां दी हैं हमें। जैसे हम इस कमरे की 4 दीवारी लें, 4 दीवारें हैं, उसी तरह से घुटने की 2 हड्डियों को जोड़ने के लिए 4 दीवारें बनाई गई हैं। उन्हें चारों को हम लिगामेंट्स बोलते हैं, 1, 2, 3 और एक बैक साइड पे। इनमें से किसी भी लिगामेंट में अगर कोई भी इंजरी होती है, वो हमारी घुटने की बैलेंस खराब करती है। इम्बैलेंस, अगर दीवार 4 में से किसी कमरे एक दीवार गिर जाए, कमरा खड़ा रहेगा, कमरा नहीं गिरेगा, बट उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, चलते चलते इम्बैलेंस होने की फीलिंग आ जाएगी, ऊंचे नीचे में चले, घुटना घूम गया, आपने जंप किया, स्टेबिलिटी से बैलेंस नहीं हुआ, सीढ़ियों से उतरते हुए कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये फीलिंग ऑफ इम्बैलेंस है, ये बहुत कॉमन है, और ये हमेशा किसी न किसी इंजरी के बाद ही डेवलप होगी। मोस्ट कॉमनली इट इज अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, जैसे कि 2 व्हीलर एक्सीडेंट्स। सेकेंडली इट इज स्पोर्ट्स इंजरीज, वेरी रेयरली अपने रूटीन एक्टिविटीज में होता है, जैसे कि सीढ़ियों से स्लिप हो जाना या चलते चलते गीले में फिसल जाना, बट जनरली एक प्रॉपर मेजर इंजरी। जो ये इम्बैलेंस की एक्टिविटी, इम्बैलेंस की फीलिंग है, ये लिगामेंट इंजरी से होती है, जैसे हमने बताया। मोस्ट कॉमनली अगर आप सुनेंगे, अगर आपके आस पड़ोस में किसी की कभी सर्जरी हुई है, तो ACL कहते हैं, एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट। लोग कई सालों तक इसके साथ चलते रहते हैं। मैंने खुद एक पेशेंट ऑपरेट किए थे जो कि 22 साल तक लिगामेंट इंजरी के साथ जिंदगी जी रहे थे। 18 साल की उम्र में उन्हें हुई थी और मैंने 40 साल की उम्र में जाके ऑपरेट किए। ऑपरेशन के बाद उन्होंने एक ही लाइन मुझे बोली कि डॉक्टर साहब, अगर इतना सही काम था और ये जिंदगी मिलनी थी मुझे इसका, तो मैंने 22 साल जिंदगी क्यों खराब की? अगर आप इस बात को गहराई से सोचें, मैंने 22 साल जिंदगी के क्यों खराब किए? एक थॉट प्रोसेस है, वो कहते हैं कि जितना सर्जरी डिले होती है करो,
एक थॉट प्रोसेस कहता है कि जल्दी ठीक करो। इसका दो कॉमन थॉट प्रोसेसेस हैं। अगर हम चीज को डिले करते रहें, वो कंटिन्यूस डैमेज कॉज करती है। जो एक कंटिन्यूस लचक है, इम्बैलेंस है, वो अंदर कार्टिलेज को रब करता है, जो एक हम कहते हैं चिकनी लेयर है, और हर बार ही वो डैमेज होती है। घुटने की लाइफ 10 से 15 साल कम हो सकती है। एक ये प्रोसेस है, ठीक है, वो हमें आज की डेट में नजर नहीं आ रहा। दूसरा प्रोसेस जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं, ये जो 18 से 40 साल का हमारा एज है, 15 से 20 साल, 15 से 40 का कहें, ये हमारी लाइफ के मोस्ट एक्टिव ईयर्स हैं 45 तक, जब हम स्पोर्ट्स, रनिंग अराउंड, ऑफिस, काम, बच्चों के साथ घूमना फिरना, जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं। हम अगर इस टाइम जिंदगी का बच बच के ध्यान से चलने में, मैंने ये नहीं करना, मुझे दिक्कत आती है, निकाल दें, तो मैं सोचता हूं आधी जिंदगी हमने वेस्ट कर दी। इसलिए जो मेरा ये फोकस है, यंग पेशेंट्स, यंग मिडिल एज पेशेंट्स की एक अच्छी जिंदगी देना, एक लाइफस्टाइल अच्छा होना, वो फोकस है। तो लिगामेंट इंजरीज जो है, दे आर वेरी इजीली मैनेजेबल। इसको हम एक्सरसाइज से, अगर लो ग्रेड हो, सिंपल एक्सरसाइज है, 3 महीने के एक्सरसाइज प्रोटोकॉल से इतनी बढ़िया मैनेज होती है। आई हैव 2 प्लेयर्स जो वापस प्रोफेशनल रेसलिंग करते हैं, जस्ट मैनेज बाय एक्सरसाइजेस, बिकॉज दे आर पार्शियल इंजरीज। बट अगर कंप्लीट इंजरीज हैं, हम की होल से रिपेयर करते हैं, 3 या 4 टांके होते हैं, इट इज अ वेरी फास्ट रिकवरी एंड पेशेंट्स आर वेरी वेरी हैप्पी। तो मुझे ये लगता है कि अपनी प्रेजेंट लाइफ को अच्छा बनाना ज्यादा जरूरी है, रादर देन इस डर से कि अगर कुछ खराब हो गया तो हम इंपॉर्टेंट लाइफ अपनी जिंदगी निकाल दें। दूसरा एक डर हमें किसी भी चोट के ट्रीटमेंट में लगता है कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन में या इलाज में कोई खतरा तो नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। कॉम्प्लिकेशन हर चीज में है। आप कमरे के अंदर बैठे हो, छत गिर सकती है, आप गाड़ी चला रहे हो, एक्सीडेंट हो सकता है, हर चीज, आप जॉब कर रहे हो, जॉब में प्रॉब्लम आ सकती है, बिजनेस फेल हो सकता है, चाय बना रहे हो, चाय खराब बन सकती है, दूध निकल सकता है, सब्जी जल सकती है, हर चीज में रिस्क है, हर चीज में कॉम्प्लिकेशन है। सिर्फ ये बात है कि उसको हम कितना बड़ा सोच के कितना डरें। इस डर से कि सब्जी जल जाएगी हम खाना बनाना नहीं छोड़ते, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा हम गाड़ी चलाना नहीं छोड़ते। इसी तरह सिर्फ इस डर से कि सर्जरी में कोई रिस्क, कोई कॉम्प्लिकेशन मुझे ना हो जाए, हम सर्जरी करना या कराना नहीं छोड़ सकते। उसके बेनिफिट्स और रिस्क की रेशो कैलकुलेट करके डिसीजन लिया जाता है। इस डर से कि वो 100 में जो 1 या फिर 1000 में जो 5 लोग जिन्हें दिक्कत आ सकती है वो मैं ना हूं, हम डर के जिंदगी नहीं जी सकते। आजकल कोरोना के टाइम्स में महीना 1.5 महीना सबने बहुत एहतियात बरता, घरों में बंद रहे। अब अल्टीमेटली इस डर से कि भाई सब कुछ कब तक हम घर के अंदर बैठेंगे, लोग बाहर आ ही रहे हैं, काम करना ही पड़ेगा, रिस्क तो लेनी ही पड़ेगी लाइफ में, चाहे ज्यादा चाहे कम। तीसरी जो हमने अभी प्रॉब्लम डिस्कस करी, सबसे पहले हमने डिस्कस की अगर हमें पोस्चरल और रूटीन एक्टिविटीज के कारण दिक्कत आ रही है, हमारी प्रॉपर पोस्चर नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है। दूसरा, अगर माइनर इंजरीज जिससे कुछ अड़ने की फीलिंग आती है। और तीसरी, मेजर इंजरी जैसे लिगामेंट इंजरीज। एक बात जो मैं कहता हूं, हमारी पटेला, जो ये आप फ्रंट में चपनी जिसे कहते हैं, कई बार ये चपनी डेवलपमेंटली प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। तो ये सारी चीजें हैं जिनको अगर हम रूटीन में सिंपल एक्सरसाइज से मैनेज करें तो काफी फर्क पड़ जाता है। अगर हम और बात करें यंग पेशेंट्स की, तो एक बहुत कॉमन एस्पेक्ट है और वो है आर्थराइटिस, गठिया। गठिया एक बड़ी वाइड टर्म है, उसमें ज्यादा नहीं तो 15 या 20 तरह के गठिए टुगेदर एक वाइड टर्म से करते हैं। जैसे एज रिलेटेड गठिया जिसे ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। दूसरा, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस जैसे रूमेटॉइड, जिसे बैक गठिया लोग बोलते हैं काफी कॉमनली, जिसमें हाथों पैरों के उंगलियों में टेढ़ापन आना शुरू हो जाता है। तो वो कॉमन एक प्रॉब्लम है बैक गठिया, जिसे एक मिडिल एज और अर्ली 20-30 साल के पेशेंट्स में, फीमेल्स में ज्यादा कॉमन है। अगर उसको भी टाइमली हम लोग टैकल कर ले और कंट्रोल कर लें तो लॉन्ग रन में हमारी लाइफ नॉर्मलाइज हो जाती है। रिगार्डिंग नी पेन, आई थिंक दिस इज अ ब्रीफ ओवरव्यू जो कि मैं एक यंग पॉपुलेशन में आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। मैं इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूं। कुछ लोगों ने क्वेश्चन पुटअप किया है, मिस्टर शिवम ने पुटअप किया है, कैन रॉन्ग पोस्चर बी रीजन फॉर अ जॉइंट पेन? यस, डेफिनेटली रॉन्ग पोस्चर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ जॉइंट पेन। जैसे अगर हम प्रोलॉन्ग बहुत देर तक पैरों के बाहर नीचे बैठ के काम करते हैं,
उससे हमारे घुटने के अंदर स्ट्रेस और प्रेशर 6 टाइम्स दैट ऑफ नॉर्मल आ जाता है, एंड दैट इज वन ऑफ द वेरी कॉमन कॉजेस ऑफ अर्ली आर्थराइटिस एंड परसिस्टेंट पेन इन दी नी। बाकी बैठने का पोस्चर, हम ऑफिस में कैसे बैठे हैं, बैक पेन और नेक पेन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। आजकल कंप्यूटर प्रोफेशनल्स में 8-8 घंटे 6-6 घंटे ऑनलाइन टीचिंग में कंप्यूटर एक्सपोजर है। नेक मसल्स आर बैडली पेनिंग एंड टायर्ड बिकॉज ऑफ दैट। इवन दो दिस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम आवर टॉपिक, बट स्टिल नेक इज वेरी क्लोज रिलेटेड टू शोल्डर। तो जो एक कंटिन्यूअस स्क्रीन टाइम विद अ रॉन्ग पोस्चर है, इससे हमारी नेक पेन और शोल्डर पेन बहुत बढ़ती है। सेकेंड, एक पेशेंट मिस यामिनी ने भेजा है कि पेशेंट आप कितने टाइम तक विटामिन डी और विटामिन B12 ले सकते हैं। विटामिन B12 और विटामिन डी रिकमेंडेड होता है अगर आपके लेवल्स कम आए, और बाय डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन यू कैन गिव विटामिन B12 फॉर 3 months सेफली। इवन अगर उसके लेवल ज्यादा भी हैं तो दैट इज ओके, बिकॉज इट्स अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। उसके एक्स्ट्रा लेवल्स भी आपको कोई हार्म नहीं कॉज करते। और विटामिन डी की हमारी 8 डोजेस ओवर अ पीरियड ऑफ 2 to 3 months आर सफिशिएंट नॉर्मली। उसके बाद हम मेंटेनेंस डोजेस ले सकते हैं। और एक कॉमन चीज, एक क्वेश्चन है कि शियाटिका और नी पेन का क्या रिलेशन है, मिस्टर देवराज शर्मा का। शियाटिका नर्व पेन है जो कि आपकी स्पाइन से, रीढ़ की हड्डी से ओरिजिनेट होती है और दोनों लेग्स में जाती है। ये पेन जनरली बैक साइड ऑफ थाइज पे और लेग्स पे होती है, एंड इट इज वेरी कॉमनली कंफ्यूज्ड। बहुत कॉमनली हम उसे नी पेन से कंफ्यूज करते हैं। तो इन दोनों को डिफरेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज मेनली बाय क्लिनिकल जजमेंट। आपकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन इसमें डिफरेंशिएट कर सकती है। एडवांस टेस्ट लाइक MRI एंड सिंपल एक्सरेज हेल्प, दे आर समटाइम्स रिक्वायर्ड, बट जहां से हमने शुरू किया था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हिस्ट्री। पेन कब होती है, कैसे होती है, किस पोजीशन में होती है, कहां तक होती है, इस चीज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। एक अच्छी हिस्ट्री, एक थरो एग्जामिनेशन, फिजिकली पेशेंट एग्जामिन करना, उससे कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। 80% प्रॉब्लम सेटल हो जाती है और मैनेज हो जाता है। एक डॉक्टर प्रीति गुप्ता का क्वेश्चन है कि वो 30 years old है एंड शी इज हैविंग नी पेन बट डायग्नोज एज आर्थराइटिस। अगेन डॉक्टर साहब, इट नैरोज डाउन आर्थराइटिस। आर्थराइटिस मैंने जैसे पहले भी कहा, एक वेरी टर्म है, 15 या 20 तरह की है। इट कैन बी ऑस्टियोआर्थराइटिस। अगर हम आपकी 30 years पे लेके चले, आई वुड से इट इज नॉट पॉसिबल। मैं खुद अराउंड 40 हूं, तो मुझे आर्थराइटिस कहे की है तो आई वुड लाइक नहीं है, मेरे को तो नहीं है। तो एक 30 साल के बंदे को ऑस्टियोआर्थराइटिस लेबल करना मैं नहीं कर सकता, अनलेस इट इज एक्सेप्शनल 1 in thousands ऑफ केस की भैया इसको जल्दी हो गया। नॉर्मली 30 साल में नहीं होता। आर्थराइटिस फॉर मी इन यंग पेशेंट, ईदर इट इज inflammatory, that is rheumatoid arthritis types, or it is a wrong diagnosis. I don't label a young patient as arthritis unless proven otherwise, unless मैंने अपने सारे common diagnosis exclude कर लिए। और अगर हम आगे चलें क्वेश्चंस की लिस्ट में, शोल्डर पेन के क्वेश्चंस हैं, वो हम अभी आएंगे। और ठीक है, एक चीज जो मैं और कहना चाहूंगा, एक्सरसाइज का रोल हमारी रूटीन उसमें। 40 years एंड अबव एक कट ऑफ एज पे मानता हूं, जब हमारी बॉडी डिमांड करती है कि उसे एक्सरसाइज चाहिए नॉर्मल वर्किंग के लिए। प्रेफरेंस है द अर्लियर वी स्टार्ट 25-30 ऑन अ रेगुलर नोट द बेटर इट इज। किसी भी फॉर्म में रेगुलर बेस पे डेली 15-20 मिनट एक्सरसाइज। हम डेली खाना खाते हैं, डेली नहाते हैं, ब्रश करते हैं, अपनी बॉडी को हर तरह से हम सपोर्ट करते हैं। बट आफ्टर 40 इट बिकम्स ऑलमोस्ट एसेंशियल पार्ट कि किसी भी फॉर्म में हम योगा, एरोबिक्स, पीटी स्कूल में जो सिंपल कराते हैं वो करें, ताकि एक बॉडी कहते हैं लुब्रिकेटेड मशीन की तरह चलती रहे। 2 महीने तक अब गाड़ी को खड़ी कर दो, उसको स्टार्ट करोगे और स्टार्ट नहीं होगी। सिमिलरली आप में कुछ एक्सरसाइज नहीं की, 1 पॉइंट है, आपको चलना पड़ा 2 किलोमीटर, कहीं आप घूमने गए, चढ़ाई चढ़नी पड़ी, बस हो जाएगा। इसलिए 40+ एनी फॉर्म, आई एम नॉट सेइंग कि यही रिकमेंडेड है, एरोबिक्स ही है या फिर फिजियोथेरेपी ही करानी है, नो। एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज में आपकी पूरी बॉडी मूव हो, वो एक एसेंशियल पार्ट है जिंदगी जीने के लिए। कमिंग ऑन टू जॉइंट पेन एंड वेट, वेरी गुड क्वेश्चन मिस्टर राहुल कुमार। जॉइंट पेन और वेट का क्या रिलेशन है? आई स्टार्टेड माई टॉक विद अ रिलेशन बिटवीन अ लोड एंड अ स्ट्रेंथ। लोड कितना है और स्ट्रेंथ कितनी है घुटनों की।
एवरेज हमारी नीज की कैपेसिटी है 70 to 80 केजीज लोड रूटीनली बेयर करने की। अगर हम लोड बढ़ाते हैं तो वी हैव टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द नी। एक वेट लिफ्टर है वो 200 किलो वजन भी उठा सकता है, एक ऑफिस गोअर है वो 20 किलो भी उठाने में थक जाएगा, बिकॉज उसकी स्ट्रेंथ है, इसकी नहीं है। तो इट इज अ रिलेशन बिटवीन लोड एंड स्ट्रेंथ। सो इफ यू आर ओवरवेट but you are fit, I'll say it again, if you are overweight but you are fit, it is okay. Even if you have a normal weight but you are not fit, still you can have pain. You should have strength in your legs and your body proportionate to your weight. If you see any athlete, they are 110, 120, you see a shot put thrower, you see a weightlifter, you see a wrestler, इनका weight ज़्यादा होता है, but they maintain, their muscles are way strong, so इनको दिक्कत नहीं है। Weight definitely is a negative factor, but if you exercise and maintain your strength, well, that can be balanced. एक चीज एक्सरसाइज को लेके मेरे दिमाग में आती है, वो है जिमिंग। जिमिंग इज अ रेज, फिटनेस इज अ रेज, इट्स अ फैशन कि हमने जिम जाना है, फिट होना है, ठीक है, इट्स अ वेरी गुड थॉट प्रोसेस, मैं इस बात को बिल्कुल गलत नहीं मानता, पर पर्पस क्या है? फर्स्ट 1 month of exercise training, weight loss should not be a target. It is a big no. You should not target weight loss. आपका किलो 2 किलो कम हो रहा है, it is a bonus. होता क्या है, हम शुरू करते हैं, हमारा वेट है 85 kgs, मैंने जी पहले महीने में 4 किलो तो कम करना ही करना है। आप गए ट्रेडमिल पे दौड़ना शुरू, 10 मिनट 15 मिनट, आपने साथ वाले देखा तो 45 मिनट से दौड़ रहे हैं। वो अलग बात है, 2 साल से उसका रेगुलर प्रैक्टिस है, कोई बात नहीं, मैं आज 20 मिनट दौड़ूंगा। 1 दिन 2 दिन 5 दिन 7वें दिन तक आवाज आई टक और घुटना सूज गया और आप 2 महीने के लिए बैठ। जो मैं कहना चाहूंगा कि जिमिंग करो, एक्सरसाइज करो, स्टार्ट स्लो, इंक्रीज ग्रेजुअल। देयर इज अ कॉन्सेप्ट 10% to 15%, अगर आप लिख सकते हैं लिख लीजिए, 10% to 15% इंक्रीज इन लोड और इंटेंसिटी। इट इज नॉट एन इंटेंसिटी, इट इज लोड और इंटेंसिटी पर वीक। अगर आप 10 किलो का वेट लगाते हैं, 10 रेपिटेशन लगाते हैं, तो उसको आपने 10 किलो को 15 किलो नहीं करना, 10 का 11 या 12 किलो करो और 10 रेपिटेशन करो, या फिर 10 किलो के साथ रेपिटेशन 10 या 12 करो। एक चीज बढ़ाओ, 10 से 15% इंक्रीज करो पर वीक। लेट योर बॉडी गेट अडेप्टेड, उसे अडेप्ट होने दो, जल्दी नहीं करनी। 1 महीना तो बॉडी को इसी फीलिंग में आती है कि ये क्या हो गया, सडनली ये भागना कहां से शुरू हो गए, हम तो भागते ही नहीं थे। बॉडी को उसमें सेटल डाउन होने दो। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज इज वार्म अप एंड कूल डाउन। जाते ही डंबल्स नहीं मारने, वेट्स नहीं लगाने, नहीं। स्टार्ट अ बिट ऑफ जॉगिंग, स्टार्ट अ बिट ऑफ एक्सरसाइज, साइकिलिंग करो, वार्म अप योर बॉडी, गिव अ वार्म अप। इफ यू वार्म अप, 80% ऑफ इंजरीज आर अवॉइडेड। In fact, if you say more than 50% of injuries while training are because of lack of warm up. Because training के दौरान एथलीट को होता है कि बस भागो फील्ड पे, and they cut short and cool down. जितने मसल पुल होते हैं, they are because of lack of cool down. Last 5 to 10 minutes of your workout, आराम से do some light exercises, stretching, so that body धीरे धीरे करके cool down हो, suddenly ठंडे में ना जाए, suddenly ठंड exposure ना हो, otherwise muscle pains are bound to be there. And if we go further to shoulder pain, or we have some more questions to take care, just have a look. Yes, knee problem, excessive position, facing swelling. One thing is swelling. Yes, this is a very very commonly asked question. People come to me कि मेरी जी टांगों में सूजन आ जाती है जब मैं ज्यादा देर खड़ा होता हूँ, जब मैं काम करता हूँ, दोनों टांगों में। One thing I would like to really clarify: if you are having pain, if you are having swelling in both your legs, I'm again saying both your legs, that means आपकी दोनों टांगों में प्रॉब्लम होनी चाहिए, इसलिए दोनों में आई है, दोनों टांगों में बीमारी होनी चाहिए। एंड इट इज हाईली अनलाइकली ये यंग पेशेंट की दोनों टांगों के अंदर बीमारी हो, ठीक है ना। ओल्ड एज है, 60, 65, 70, आर्थराइटिस है, दोनों घुटने खराब है, लॉजिकल है। बट एक 30 साल के बंदे की दोनों घुटनों के अंदर प्रॉब्लम नहीं होती, इट्स वेरी रेयर। अगर आपकी दोनों टांगों में स्वेलिंग है, सर्च फॉर अदर कॉजेज, डू नॉट लुक फॉर ऑर्थोपेडिक कॉज, सर्च फॉर लिवर, किडनी, मे बी हाई ब्लड प्रेशर, मे बी a cardiac, rare but cardiac cause, maybe some inflammatory cause, but say some cause for water retention, but
दोनों पैरों में स्वेलिंग इक्वली सिमिलर, unlikely to be orthopedic cause in a young patient. So I think let's go somehow to this एक एक्सरे में गैप आना एक बहुत ही वेग टर्म है. इट इज जस्ट लाइक कि सब्जी में नमक है, मतलब कितना है, कम है, ज्यादा है, कितना कम है, हल्का सा गैप आ गया, हल्का सा नमक ज्यादा है. इट इज अ वेरी वेग टर्म. कोई कहेगा नॉर्मल है, कोई कहेगा ज्यादा है. एक सिंपल डिक्टम है, 45 साल से कम की एज पे हड्डियों में गैप नहीं आता, ग्रीस नहीं कम होती, हार्डली 1 या 2% पेशेंट्स में होती है. फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस 45 साल से कम की एज में आर्थराइटिस, एज रिलेटेड आर्थराइटिस नहीं डेवलप होता. एक सिंपल अगर हम डिक्टम मान के चले. और लेट्स कम टू द शोल्डर पेन. आई थिंक थोड़ा टाइम इनटू द नी. शोल्डर हमारा मिस हो जाता है. शोल्डर प्रॉब्लम्स आई वुड से इट इज अ डिफरेंट स्पेक्ट्रम. वो या तो होती है बहुत ही एक्टिव यंगस्टर्स में, जो कि बहुत ज्यादा खेलने में, बॉलर्स हो गए या थ्रोअर्स हो गए, या जो जिमर्स होते हैं, विच आर वेरी वेरी एक्टिव फिजिकली, उनमें होती है. या फिर होती है 40 के आसपास डेवलप, जो 25 टू 40 वाला एज ग्रुप है. दिस इज जनरली एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस शोल्डर पेन. अगर आप रियलाइज करो, शोल्डर पेन इस एज ग्रुप में नहीं होती. शोल्डर पेन के 3-4 कॉमन कॉज हैं. एक है मसल टीयर्स, व्हाट यू कॉल रोटेटर कफ टीयर्स. इट्स अ वेरी कॉमनली यूज्ड डायग्नोसिस. रोटेटर कफ टीयर हो गया जी. सो सेकंड वन इज फ्रोजन शोल्डर. अगर आप सुने, बहुत कॉमनली जितने मिडिल एज पेशेंट्स हैं उनकी शोल्डर पेन फ्रोजन शोल्डर के साथ होती है. और लास्टली इज डिसलोकेशन ऑफ द शोल्डर. एक बड़ी मिस्ड एंटिटी हमारी सोसाइटी में, शोल्डर डिसलोकेशन. जब डिसलोकेशन होती है, द फर्स्ट रिएक्शन टू दैट डिसलोकेशन ऑफ द पीपल अराउंड इज, उस सियाने के पास चले जाओ, वो चढ़ा देता है. वेरी गुड, सियाना चढ़ा देता है, बिल्कुल चढ़ा लेता है. बट क्या जो उसका चढ़ाने का तरीका है वो एक्सेप्टेबल है? क्या वो लॉजिकल है? क्या वो फर्दर और डैमेज कॉज तो नहीं कर रहा? ये बात ना उसको पता है ना आपको पता है. वो उस टाइम चढ़ा देगा, बट सेकेंड टाइम डिसलोकेशन होने की टेंडेंसी, जो अंदर फर्दर डैमेज कॉज हो गया, जो प्रिकॉशंस आपको रखनी है, जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज आपको करनी है, वो चीजें मिस है. सो एनी डिसलोकेशन, एनी इंजरी, पैर मुड़ गया, झटका आ गया, मोच आ गई, एक प्रोफेशनल ओपिनियन कभी भी आपको नुकसान नहीं करेगा. दिस इज वन थिंग विच आई हैव faced day in and day out, that people going to quacks and then getting a lot of problems. So one by one we'll take. First thing I'll take frozen shoulder. Frozen shoulder एक entity है, जैसे कि shoulder है आपका. This is the model of the shoulder joint capsule. I specifically brought it. ये एक गुब्बारे की तरह होता है shoulder. ये गुब्बारे के अंदर 2 बोन्स आपस में मूव करती हैं, इलास्टिक. पूरा अगर आप रबर के अंदर किसी चीज को मूव करो, इलास्टिसिटी है. बट अगर टाइम के साथ इलास्टिक टाइट हो जाए, स्ट्रेच आउट ना हो, तो जब उसको खींचोगे वो आवाज भी करेगा, वो पेन भी होगा. सिमिलरली फ्रोजन शोल्डर में क्या होता है, शोल्डर की इलास्टिसिटी कम हो जाती है. व्हेन यू ट्राई टू मूव इट, वो खिंचता है, उस पर जोर पड़ता है, और जब उस पर जोर पड़ता है तो वो पेन करता है. इट लिमिट्स द मूवमेंट्स. द बेसिक सेंस, बेसिक वो है कि मूवमेंट कम हो जाएगी पेशेंट की. And it is seen in relatively middle age group. Most common is 40 to 45. Definitely age के साथ बढ़ता है, but it starts at around 40-45. Few risk factors: diabetics, very high chances. Hypothyroid, thyroid patients जिसे हम कहते हैं, very high chances. Obese patients, female patients, again increased chances. So patient को पहली चीज क्या होगी जी, हाथ चलाने में दिक्कत होती है, पीछे नहीं जाता, या रात को दर्द बढ़ जाती है. शोल्डर पेन, द बेसिक थिंग इज ऑल शोल्डर पेन्स इंक्रीज एट नाइट. प्रोबेबली रात को कुछ हो जाता है, या रात को हमारा सारा ध्यान शोल्डर में चला जाता है. दिन भर तो एक्टिविटीज में बिजी रहते हैं, पर रात को शोल्डर पेन्स हमेशा बढ़ती है. ये हमेशा से नोट किया गया, हमारी बुक्स में क्लियर कट लिखा है. फ्रोजन शोल्डर के बारे में एक बात समझनी पड़ेगी, ये सेल्फ कमिंग, सेल्फ स्टेइंग और सेल्फ लिमिटिंग और सेल्फ ट्रीटिंग कंडीशन है. अगेन खुद आती है, खुद रुकती है जितना मन करता है, और खुद ही चली जाती है.
हम सिर्फ इसको जल्दी करने की कोशिश करते हैं, इसका जो ये रास्ता है, ये जो इसका कर्व है, अगर हम कुछ भी मत करें, आने से जाने तक का पीरियड 1.5 से 2 साल का है। वो आएगी, बढ़ेगी, आप बिल्कुल दर्द में रहेंगे, धीरे धीरे खुलती चली जाएगी और आप ठीक हो जाएंगे। 2 साल लगेंगे, पर कोई भी हमें से 2 साल नहीं तंग होना चाहता। तो जो हम ट्रीटमेंट इस पे फोकस करते हैं, जो मेनली एक्सरसाइज और पेन कंट्रोल है, पेन ट्रीटमेंट नहीं है, पेन कंट्रोल, सो दैट यू कैन एक्सरसाइज, दैट इज फोकस्ड मेनली डिक्रीजिंग द इंटेंसिटी, कि उतना सिवियरिटी ना हो पेन की, और ड्यूरेशन, कि जो चीज हम 1.5-2 साल की एक्सपेक्ट करते हैं वो 4 से 6 महीने में भी 8 महीने में खत्म हो जाए। फ्रोजन शोल्डर का बेसिक पर्पस ही है, बेसिक कंसेप्ट ही है। लोग पूछते हैं मुझे क्यों हो गया। 70% पेशेंट्स डू नॉट हैव आइडेंटिफाइबल कॉज ऑफ फ्रोजन शोल्डर। 70% मरीजों में कॉज नहीं मिलता। 30% पेशेंट्स के लिए हमारे पास 32 कॉजेज है, विच इंक्लूड्स डायबिटीज, हाइपोथायराइड, प्रीवियस इंजरी, कोई प्रोलॉन्ग्ड रेस्ट, एक्सेट्रा, ओबेसिटी, फीमेल फैक्टर, बट वो सिर्फ 30% पेशेंट्स के लिए। तो 70% पेशेंट्स में हमें कारण नहीं मिलता, और एक बार हो गया फिर वो सिर्फ आपकी हिम्मत और आपकी मेहनत, आप कितनी एक्सरसाइज करो। MRI एक्सट्रीमली ओवरहाइप्ड इन्वेस्टिगेशन इन शोल्डर। आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स, आपने MRI तब तक नहीं करानी, चाहे वो नी है चाहे वो शोल्डर है, जब तक हम किसी फॉर्म में इंटरवेंशन प्लान नहीं कर रहे। वी आर नॉट वाइजर getting an investigation done unless it changes our treatment. It just increases our stress level, our anxiety levels. 50 years एज पेशेंट के आप किसी को भी MRI कराओगे, उसमें सुप्रास्पाइनेटस टेंडिनोसिस, पार्शियल हाई ग्रेड लो ग्रेड टीयर, रोटेटर कफ, सब एब्डोमिनल बर्साइटिस, ये 3-4 वर्ड्स हैं जो हर किसी के रिपोर्ट में होंगे ही होंगे, बिकॉज दीज आर एज रिलेटेड चेंजेस. How much are they clinically significant is important. So I advise my patients not to get done an MRI unless it changes the treatment. So it's a humble request to all of you, please self investigations मत कराइए, वो सिवाय आपकी दिल की तसल्ली के और कुछ नहीं कर रही, आपका ट्रीटमेंट को मिसगाइड करती हैं. आप डॉक्टर के पास जाते हो, उसकी टेंडेंसी होती है आपकी हिस्ट्री नहीं लेगा, आपकी एग्जामिनेशन नहीं करेगा, सीधे MRI उठा के देखेगा. That leads to missing of many important diagnoses. कम वॉट में फंडा सिर्फ एक है, पहले हिस्ट्री, फिर एग्जामिनेशन, फिर एक्सरे, फिर MRI. आपने सीक्वेंस ब्रीच किया और आप गलती की. और अगर आप इन्वेस्टिगेशन लेके जाओगे, एक टेंडेंसी रहती है, मेरे पास जितने पेशेंट आते हैं 80% 90% पेशेंट इन्वेस्टिगेटेड होते हैं. स्टिल आई मेंटेन द सीक्वेंस so that I do not miss the diagnosis. So again, coming back to frozen shoulder, investigations is a big no unless your doctor asks for it. Do not get it done. See a doctor, it really helps. Second thing, हम डिसलोकेशन की बात कर रहे थे, शोल्डर डिसलोकेशन. फर्स्ट टाइम डिसलोकेटर, कोई ना कोई चोट लगी, छत से गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, खेलते हुए हाथ मुड़ गया, हो जाता है. ट्रीटेड वेल, 72% पेशेंट्स डू नॉट हैव अ प्रॉब्लम. 28% पेशेंट्स में रेकरेंस होने के चांस है. इट्स अ ह्यूज नंबर, बट येस, अगर प्रॉपरली मैनेज करें, उन्हें एक्सरसाइज दें, रिहैब दें, तो इट कैन बी रीजनेबली डिक्रीज्ड. एंड वन थिंग, विद एवरी इंक्रीजिंग एपिसोड ऑफ डिसलोकेशन द डैमेज इंक्रीजेस. इट इज लाइक हर बार आप हथौड़ा मार रहे हो किसी चीज का, वो थोड़ा सा टेढ़ा होता ही होता है. इसलिए अपनी डिसलोकेशन को लाइटली मत लीजिए. लोग 8-8, 10-10, 12-12, 16-16, 18 साल तक मैंने ऑपरेट किया कि 18 साल से मेरा कंधा उतरता है, कितनी जी 20 बार हो गया, याद ही नहीं. मत इग्नोर करिए, अंदर परमानेंट डैमेजेस होते हैं. देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ मीटिंग अ डॉक्टर. आजकल वी हैव एडवांस्ड आर्थ्रोस्कोपी, कीहोल सर्जरी, स्टिचलेस, 2-3 स्टिच होते हैं हार्डली, सारा इंटरनल कैमरा बेस्ड काम है. यू डोंट हैव कटिंग, यू डोंट हैव रेस्ट पीरियड, इट्स अ वेरी हाई रिकवरी रेट. सो डोंट मिसमैनेज योर शोल्डर डिसलोकेशंस. पेशेंट को जब कंधा उतरता है उस टाइम तो होता है कि यार कुछ करो, उसके बाद 2 दिन में वो फिर कहता है अब तो चल रहा चलाइए. डोंट मिसमैनेज देम. Lastly, and the most important part of shoulder is rotator cuff tears. If I see, I have so many questions on rotator cuff tears right now. How can we differentiate between cervical spondylosis and shoulder pain? Supraspinatus tendinitis will need surgery or rehab. ठीक है, how to avoid frequent pain in shoulders after driving a car? All these are related to rotator cuff.
रोटेटर कफ इज अ ग्रुप ऑफ मसल्स. अगर आप देखें ये बॉल को उठा, वी हैव 10 मिनट्स 5 मिनट्स, अगर हम ये देखें इस बॉल को, वी हैव अ ग्रुप ऑफ मसल्स जो जा रही है ऑरेंज कलर की. These are the one that lift the shoulder. We have group of 4 muscles. So something working non-stop for 45-50 years definitely is going to become tired. It will show changes of aging. जैसे बाल सफेद होते हैं, मसल्स भी बूढ़ी होती हैं, होंगी. We have to accept it. It will show on MRI as tendinitis, swelling, partial tears. But yet again, how significant are they? Frozen shoulders, rotator cuff tears, most of them can be managed conservatively, that is with physiotherapy, very good exercises and good rehabilitation. जो ये है कुछ आप एक्टिविटी करते हैं, कार ड्राइविंग में पेन होना, these are generally more often than not because of weak shoulder and back muscles, near back muscles. If your shoulder is stable, it will not pain. And generally your stooping से posture में बैठ के सारा दिन कंप्यूटर पे काम करना, it is going to cause weakness of our muscles. So we have to work out on your muscles, especially after 40 to decrease all this. Still, अगर हमारे shoulder में muscle tears हैं, they have to be recognized and treated early. They have to be repaired again by a keyhole technique, minimal opening, so that they do not become irreparable and cause permanent damages. Shoulder once permanently damaged is very difficult to recover. So, and shoulder replacement, mark my words, is not a common thing. It's not an easy thing. Knee replacement, right and left, everybody is seeing this. Shoulder replacement is not that common. So shoulder elements catch them young. दिक्कत होती है शोल्डर में, जल्दी पकड़ो, जल्दी ठीक करो, चाहे वो एक्सरसाइज से करनी है, चाहे वो फिजियोथेरेपी से करनी है, पर उसको इग्नोर मत करो. चाहे सर्जरी करनी है, डरो मत, पकड़ो, करो, ठीक हो, ताकि जिंदगी चलती रहे. हाथ चलेगा तो जिंदगी चलेगी, हाथ बांध के तो कोई फायदा नहीं है जिंदगी में. देन एक क्वेश्चन है, when to start lifting weights after clavicle fracture? Any fracture, if unites normally, gains 80 to 90% of strength in 3 months. 6 months, his strength is close to 98%. So we start lifting weights, Puneet Sharma ने पूछा, after 3 months. Gradual lifting of weight and doing your routine activities after 3 months, and you can increase the load to as much as your body permits. Next question is relation between cervical and shoulder pain. Neck muscles, I'm not saying cervical, and shoulder muscles are a conjoined group. They work together. Some of them are common. So any form of neck pathology like cervical disc, cervical spondylitis, cervical tears will cause shoulder pain, and vice versa. Any form of shoulder pathology will cause neck pain. These two have to be identified clinically, not by investigation, by examination, and treated separately, साथ but different तरीके से. Otherwise आप एक ठीक करते दूसरा हमेशा तंग करता रहेगा. एक और क्वेश्चन है, this from Rajat. He hurt his knee while playing football. He could not walk for next 10 days. Then resumed activities after 25 days. And probably he has a ligament injury. The way he's telling me that he feels that there is something wrong while running. This feeling of lack of confidence in your knees after an injury which has disabled you for 10 to 14 days is a very common sign of ligament injury. So Rajat, this could be a ligament injury and this needs to be seen clinically. This is Mr. Inderjeet. He is having pain in his left shoulder due to weightlifting. Again, weightlifting generally are muscle tears or muscle sprains. Normally goes off in 14 to 21 days. You just need good rehab and avoidance of painful activities. 2 to 3 weeks, it should be fine. And collagens, another thing, role of injections and collagens. For me, I'm saying personally, as a sports physician, as an arthroscopy surgeon, as a can say doctor of young patients, I avoid steroid injections in shoulder tears, and there are big no, absolute no in knee. Only in frozen shoulder do I give steroid injections, that too very uncommonly. Otherwise, injections are a big no. And collagen like type 2 collagen. For frozen shoulder, for tennis elbow, they have not been proven. Yeah, for cartilage lesions,
they have been proven. Mr. Rakesh has asked. So for me, for cartilage lesions, you can go ahead with collagen types. But for tendinous lesions, there is type 1 collagen which does help, but not the this जो कहते हैं गोडे ग्रीस वाला कोलेजन वो काम नहीं करता. And I think we have covered a reasonably good amount of talk. And I would like to again thank you all for being such an active participant. And I have been not able to answer so many questions, and I will try to reply people. But one more. A pain in the right kneecap, no injury, MRI done. Again, patient examined without a patient got MRI without examination. I think Shweta ma'am, the first thing is examination. Young patient knee pain examination is a must. So I would like to thank you all. I am sitting in a healing hospital. This is a multi-specialty center right in the heart of the city, Sector 34, Chandigarh. And we are a very good team of doctors who try our best to make you all people healthy. We are available here on the clock, and I'm Dr. Siddharth Agarwal. We have our numbers which you can call anytime and take an appointment. So thank you all and being a part of this. We'll see you again. And